हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग जो है बात करने वाले हैं 2022 पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा जो है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का रहेगा। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपका सेमेस्टर के लिए। ठीक। और ये जो है हमारा BU 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक ना। तो हम लोग जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको हम जो है, आपको तो मालूम है पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, 10 में 7 बनाना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है, फॉर इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमंग द वेरियस जॉब्स ऑफ ए प्रोजेक्ट द टेक्निक इज नोन एज। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हमारा क्या है, इस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमंग द वेरियस जॉब्स ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट का जो भी अलग अलग तरह का जॉब होता है उसमें आपको क्या करना है, प्रायोरिटीज को मेंटेन करना है और स्टेबल करना है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग, इवेंट फ्लो स्लॉटिंग, शॉर्ट इंटरवल्स को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग कहते हैं। किस चीज को क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग कहते हैं, स्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमंग द वेरियस जॉब्स ऑफ ए प्रोजेक्ट को हम लोग क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग कहते हैं। ठीक है। तो मेरे अनुसार बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है इन ए बार चार्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ ए प्रोजेक्ट आर शोन बाय। बार चार्ट में वेरियस एक्टिविटी जो है प्रोजेक्ट का किससे दिखाया जाता है, वर्टिकल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, डॉट से, क्रॉस से, किससे दिखाया जाता है। तो बार चार्ट में हमारा जो भी एक्टिविटीज है, ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट का जो भी एक्टिविटीज है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक। आपको अगर लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर अलग, मतलब आपको ये लग रहा है ना कि आप जो सर आंसर बता रहे हो वो आंसर गलत है या हमको कुछ और लगता है, क्योंकि अलग अलग सोर्स में अलग अलग आंसर होता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है। अगर आपका आंसर एक वैलिड प्रूफ के साथ सही रहा तो हम अपना आंसर चेंज कर देंगे। ठीक है। और आप जो है हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िए, वहाँ पे आपके काम का बहुत सारा लिंक रहेगा, या किसी तरह का चेंजेस होगा तो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटीज। लीस्ट पॉसिबल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी के लिए कौन सा टाइम रेस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल, क्रैश, स्टैंडर्ड, स्लो, कौन सा टाइम रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो है स्लो टाइम रेस्पॉन्सिबल है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ एन एक्टिविटी हैज इट्स ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम एज 2 3 एंड 7। देखिए क्वेश्चन में हमको जो है 3 टाइम दिया हुआ, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम। तो 2 आपका हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम, 3 हो गया पेसिमिस्टिक, सॉरी, मोस्ट लाइकली टाइम, और 7 हो गया पेसिमिस्टिक टाइम। देन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। अब सवाल ये उठता है कि सर एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है। बात समझ में आ रही है, हमको तो फॉर्मूला ही नहीं मालूम है। ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, देखिए एक्सपेक्टेड टाइम को अगर हम लोग टीई से दिखाएं तो एक्सपेक्टेड टाइम बराबर फॉर्मूला होता है टी नॉट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ठीक है, प्लस 4 TM मोस्ट लाइकली, टीएम हो गया मोस्ट लाइकली टाइम, और प्लस टीपी, टीपी क्या हो गया आपका पेसिमिस्टिक टाइम, और सबको डिवाइड करते हैं 6 से, तो जाके हमारा क्या निकलता है, हमारा निकलता है एक्सपेक्टेड टाइम। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला के अनुसार अगर आप पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, टी नॉट का वैल्यू 2 दिया हुआ क्वेश्चन में, प्लस 4 गुना टीएम का वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस टीपी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, और सबको डिवाइड कर दीजिए 6 से, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 दो 14, 7 21, 21/6। ठीक है। 21/6 यानी कि 21/6 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। मिला के देख लीजिएगा, अगर आपका आंसर कुछ और आएगा तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसमें और क्या कहता है, वेरिएंस भी आपको निकालना है। एक्सपेक्टेड टाइम तो आप निकाल लिए कि 3.5 होगा, 3.5 ऑप्शन हमारा दो हुआ, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। ठीक ना, ये दोनों तो खत्म हो गया। अब हमको क्या निकालना है, इसका वेरिएंस भी निकालना है। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर से वेरिएंस को दिखाते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, टीपी माइनस
टी नॉट बाई 6 का होल स्क्वायर। बात समझ गए, टीपी माइनस टी नॉट बाई 6 का होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर से हम लोग क्या दिखाते हैं, वेरिएंस दिखाते हैं। तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, टीपी माइनस टी नॉट, टीपी हमारा 7 है, टी नॉट 2 है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 बाय 6 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 5 बाय 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 25 बाय 36, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 बाय 36 और 3.5 ना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा अपना कैसे कैसे क्वेश्चन को बनाया। फॉर्मूला हम बता दिए क्योंकि हमको मालूम है मैक्सिमम लोग को फॉर्मूला ही नहीं पता है। 3.5 एंड 25/36। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग, क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग क्या करता है, डिटरमाइंस द स्टेटस ऑफ ईच एक्टिविटी, एडजस्ट ऑटोमेटिकली चेंजेस इन एक्टिविटी प्रोग्रेस, इज ए डायनेमिक सिस्टम, नन ऑफ दिस। देखिए अभी तुरंत आपको हम क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग के बारे में बताया है, और उसके अनुसार हमारा क्या होगा, ये नन ऑफ दीज होगा। इसमें हमारा जो है ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें से जो तीन ऑप्शन दिया हुआ वो हमारा सही नहीं है, गलत है। ठीक है। अच्छा एक और बात बताते हैं, हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव का, इसमें क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन का नंबरिंग जो है चेंज है। क्वेश्चन वही है, ऑप्शन भी वही है, ठीक है, बस नंबरिंग क्या है उसका चेंज हो गया है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, वो अपना देख लीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द केस ऑफ सीपीएम, सीपीएम के केस में द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज, स्पेसिफिक टास्क का परफॉर्मेंस क्या कहलाता है। ठीक है, सीपीएम के केस में स्पेसिफिक टास्क का परफॉर्मेंस क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी कहते हैं। इसका आंसर जो मेरे अनुसार सबसे बेस्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिएगा। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द अबव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो मेरे अनुसार बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, देखिए क्या कहता है, द एक्टिविटी इज द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, एक्टिविटी इज द टाइम कंज्यूमिंग पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट में जो एक्टिविटी होता है वो टाइम लेता है, तो ये बात तो सही है भाई, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आपको क्या कह रहा है, इनकरेक्ट कह रहा है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये भी गौर कीजिएगा, बच्चा क्वेश्चन पढ़ने में गलती करता है और आंसर कुछ और हो जाता है। द बिगनिंग एंड एंड ऑफ ए जॉब आर कॉल्ड इवेंट्स, तो ये पॉइंट भी सही है। द एक्टिविटी विच कंज्यूम्स मैक्सिमम टाइम इज कॉल्ड ए नोड। ठीक है, तो ये बात आपका गलत है। लॉजिकली एंड सीक्वेंसली कनेक्टेड एक्टिविटीज एंड इवेंट्स फॉर्म ए नेटवर्क, तो ये भी बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात सही है। तो इसमें से आपसे क्या पूछ रहा है, इनकरेक्ट कौन सा है, तो ऑप्शन 3 मेरे अनुसार इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे अनुसार जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 3। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या कहता है क्वेश्चन, without affecting the start of a succeeding activities, the time by which activity completion time can be delayed is। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगा, मतलब आने वाला जो एक्टिविटी है, यानी कि इसके बाद का जो भी एक्टिविटी है, ठीक है, उसको बिना अफेक्ट किए हुए, द टाइम बाय विच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिलेड इज, किसके थ्रू हम लोग एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम डिलेट कर सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है और मेरे अनुसार जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो है फ्री फ्लोट। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा है आपसे, ए मशीन कॉस्ट ₹20,000 एंड इट्स यूजफुल लाइफ इज 8 ईयर। कोई मशीन है, ठीक है, उसका कीमत है 20,000, ठीक ना, और वो 8 साल तक चलेगा मशीन। मशीन का एक एक्सपायरी डेट होता है ना कि कोई भी गाड़ी कितना दिन चलेगा, तो ये 8 साल चलने वाला है। द मनी इज बोरोड एट 8% इंटरेस्ट पर एनम, और इस मशीन को खरीदने के लिए जो है 8% पर साल के हिसाब से हमने क्या खरीदा किया है, इंटरेस्ट लिया, ब्याज पे पैसा लिया। द कैपिटल रिकवरी फैक्टर एट 8% इंटरेस्ट पर एनम फॉर 8 ईयर्स इज 0.174। ठीक है, 8 साल के लिए ये मशीन चलेगा और 8% के हिसाब से हम लोग
सूद पे पैसा लिया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि कैपिटल रिकवरी फैक्टर जो है आपका 8% के हिसाब से 8 साल के लिए वो 0.174 है। ठीक है, तो आपको बताना है एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ द मशीन विल बी, कि हर साल हमको मशीन का क्या कीमत पड़ेगा वो आपको बताना है। कैसे हम लोग निकालेंगे? ठीक है, सबसे बड़ा सवाल ये सर कैसे निकालेंगे? कोई मशीन जो है 20,000 में खरीदे, 8 साल चलेगा। ठीक है, अब हम मेरे पास पैसा नहीं था तो हम ये सामान इंटरेस्ट पे खरीद लिए। 8 साल के लिए हम ये खरीदे 8% के इंटरेस्ट पे, तो हमको जो है 0.174 कैपिटल रिकवरी फैक्टर पता चला। था आपको बता रहा है कि 1 साल में मशीन पे हमको कितना पैसा पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास जो है एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट के लिए एक फॉर्मूला है। एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रेजेंट वर्थ इनटू कैपिटल रिकवरी फैक्टर। ये हमारा क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ इनटू कैपिटल रिकवरी फैक्टर। प्रेजेंट वर्थ इनटू कैपिटल रिकवरी फैक्टर। प्रेजेंट वर्थ इसका कितना है? 20,000 है। रिकवरी फैक्टर इसका कितना है? 0.174। 0.174। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 3480 हो जाएगा, 3480 हो जाएगा। तो मेरे अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? 3480 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर आप गलत बनाए हैं तो आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जहाँ आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, या और भी कोई चेंजेस होगा तो वो मिल जाएगा। मतलब आपके काम का बहुत कुछ मिलेगा। आइए अब हम लोग जो है यहाँ पे क्या करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आप जानते हैं 8 क्वेश्चन होता है, उसमें से कोई 4 बनाना होता है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल भी डिस्कस किए, कुछ न्यूमेरिकल रह गया है। ठीक ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको हम सारा बता देंगे। लैंग्वेज कंफ्यूजन की वजह से न्यूमेरिकल छूटा है। एसेस द प्रेजेंट कंस्ट्रक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। क्वेश्चन क्या कहता है? एसेस द प्रेजेंट कंस्ट्रक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब भारत के अंदर जो अभी वर्तमान में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, नहीं है, वो सारा चीज के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उस पर टिप्पणी भी कीजिएगा जानकारी इकट्ठा करने के बाद। गिव द रेमेडियल मेजर कीपिंग इन माइंड द इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ठीक है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब क्या वो काम जो है, जो हमारे पास धन है उसके अनुसार क्या वो काम करना संभव है। तो उस काम के लिए आपको क्या करना है? रेमेडियल मेजर देना है, मतलब आपको सजेशन देना है जिसमें कि हमारे पास जो भी वर्तमान में पैसा है उस पैसा को यूटिलाइज करके हम वो काम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो आपको इकोनॉमिक फिजिबिलिटी बताना है। ठीक, उसके बाद कैटेगराइज द डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स। आपको जो है जितना भी तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कैटेगराइज करना है। एक्सप्लेन द डिफरेंट क्राइटेरिया इन सिलेक्शन ऑफ साइट ऑफ ए प्रोजेक्ट, कि किसी भी प्रोजेक्ट के साइट को चुनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्राइटेरिया है। तो ये जो है क्वेश्चन जो भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो ये इसमें जो है ना 4 तरह का क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ए बी सी करके नहीं पूछा, लेकिन इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग चारों का आंसर देखते हैं और इस तरीके से बताया जाएगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और एग्जाम में लिखिए तो आपको आंसर भी पता चल सके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? प्रेजेंट कंस्ट्रक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। ये हमारा भारत में प्रेजेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है उस पर हम लोग बात करते हैं। तो हमारा भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो रहा है? ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। मतलब अभी आप देखिएगा बहुत तेजी से रोड बन रहा है, बिजली का काम बहुत तेजी से है, फैक्ट्री लग रहा है, और भी बहुत सारा चीज है, स्कूल कॉलेजेस सब बन रहा है, ये काम तेजी से बन रहा है। तो ये हमारा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोइंग है, यानी कि इंडिया हैज ए ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर विद सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक ना, रोड देखिएगा बहुत तेजी से बन रहा है, रेलवे में बहुत कुछ नया नया चेंज लाया गया, बहुत जगह डबल सिंगल लाइन को डबल लाइन किया गया है, बहुत कुछ किया गया। एयरपोर्ट का संख्या बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पोर्ट्स बनाया जा रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर सब में फैसिलिटी बढ़ाया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? गांव सब में भी शुद्ध पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। तो ये हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये चीज आप याद रखिएगा। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या? ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला पॉइंट देखिएगा, देयर आर एडवांसमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज।
अब देखिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर बात करें तो इंडिया के अंदर जो अभी क्या हो रहा है, जो भी हाईवेज है उसमें एडवांसमेंट लाया गया है, मतलब नया टेक्निक लाया गया है। ठीक है, जैसे कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, अभी आप देख रहे होंगे एक्सप्रेसवे का बात किया गया है, गोल्डन प्रोजेक्ट क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का बात किया जा रहा है, मेट्रो सिस्टम का बात किया जा रहा है। मतलब जो भी आपके शहर में एक जगह से दूसरे जगह जाना है, ठीक है, या फिर देश के अंदर भी एक जगह से दूसरे जगह जाना है, तो सिर्फ रोड नहीं बन रहा है, रोड के अलावा और भी सुविधाजनक चीज बन रहा है, जिससे कि बहुत कुछ अ, फायदा होता है या बहुत लाइफ कंफर्टेबल होना शुरू हो जाता है। गांव के लिए क्या किया गया, रूरल मतलब गांव के लिए क्या क्या किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हमारा इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जा रहा है। अगला काम क्या किया जाता है, हाउएवर चैलेंजेस इंक्लूड स्लो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन। देखिए इंडिया के अंदर क्या होता है, स्लो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन होता है, मतलब कोई भी बिल पास हो गया, सॉरी कोई भी प्रोजेक्ट पास हो गया तो उसको बनने में काफी टाइम लगता है। जैसे मान के चलिए कहीं पे रोड पास हो गया, तो ऐसा नहीं है कि आज रोड पास हुआ 6 महीना में रोड बन जाएगा। ठीक है, रोड पास हुआ उसको बनने में काफी टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, और काफी ट्रेंड मजदूर, मतलब बहुत जानकार मजदूर सब नहीं है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, पुराना टेक्नोलॉजी इंडिया इस्तेमाल करता है। चाइना में देखिएगा बहुत तेजी से रोड पुल सब बन जाता है, क्योंकि चाइना एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। इंडिया का क्या है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। एंड ब्यूरोक्रेटिक डिलेज, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज करने का मतलब क्या हो गया, जितना भी अफसर लोग है ना उसी में काम उलझा हुआ रह जाता है, तो ग्राउंड पे काम स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगता है। बात समझ में आ रही है? तो इंडिया के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही सब चीज आपको क्या कर रहा है, एसेस द प्रेजेंट कंस्ट्रक्शनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कीजिए और उसको यहाँ पे बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स, ठीक है, कि मतलब हमारे पास जो भी धन है उसके अनुसार हम इसमें क्या क्या बदलाव ला सकते हैं। ठीक ना? तो रेमेडियल मेजर्स में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, एडॉप्शन ऑफ एडवांसमेंट टेक्नोलॉजीज लाइक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजीज लाएंगे। अभी तुरंत मैं आपको बताया कि हमारा जो इंडिया के अंदर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, चाइना में एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वहाँ काम तेजी से होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी लाएंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब जैसे कि अगर आपको कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसमें हम लोग बीआईएम का प्रयोग करेंगे, या फिर प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे आप सुने होंगे चाइना जो है कोई भी पुल बहुत तेजी से बना लेता है, इंडिया में पुल बनने में 3 से 5 साल लग जाता है। ठीक है, लेकिन चाइना वही पुल जो है 6 महीना या महीना दिन में भी बना सकता है, या बहुत हुआ साल भर में बनाएगा। तो ऐसा क्या इस्तेमाल करता है, तो चाइना इस्तेमाल करता है प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर, मतलब आपका सब चीज पहले से बन जाएगा, जहाँ पे पुल बन रहा है वहां लाके हम लोग सिर्फ असेंबल करेंगे। ठीक है, वो सारा पार्ट्स को हम लोग वहां लाके असेंबल करेंगे, तो प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। जैसे मजदूर मिस्त्री काम करने में बहुत टाइम लगा रहा है, या काम चोरी करता है, मतलब सही से काम नहीं करता है, तो आप ऑटोमेशन इन कंस्ट्रक्शन ले आइए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब ऑटोमेटिक काम आपका हो जाए। चाहे आप रोबोट लगा सकते हैं, या फिर आप ये 3D प्रिंटिंग से भी घर बना सकते हैं। आप सुनेंगे आईटी का बच्चा लोग 3D प्रिंटिंग के सारे घर बनाया है। बात समझ गए? अगला क्या हम लोग इसमें सुधार कर सकते हैं, इम्प्रूव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफिशियंसी। जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफिशियंसी है उसको हम लोग बढ़िया कर सकते हैं। कैसे बढ़िया करेंगे, आप सही से प्लानिंग कीजिए, कोई भी बिल्डिंग रोड किसी का भी प्लानिंग सही से कीजिए। जो भी डिले है, मतलब काम में डिले नहीं होना चाहिए, काम टाइम पे होना चाहिए। कॉस्ट ओवररन्स, मतलब जितना कॉस्ट में हमारा जो काम होना चाहिए हम लोग उतना ही काम खर्च में करेंगे। ऐसा नहीं कि अब प्रोजेक्ट हमारा 500 का है तो हम उसमें 1000 खर्च कर दिए, 600 700 खर्च कर दिए, तो वो सब चीज हमको नहीं करना है। जितना पैसा उसी के अनुसार करना, ओवर कॉस्ट नहीं जाना चाहिए। अगला क्या है, प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। आपको ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट देना पड़ेगा, किसको, लेबर को। हमारे यहाँ का जो भी मजदूर है, ठीक है, उसको बहुत चीज का जानकारी ही नहीं है। बात समझ में आए, उसको सही से पहले काम सिखाइए, तो उसके बाद आपका काम अच्छा भी होगा और तेजी से होगा। ठीक है, ताकि हम लोग मॉडर्न कंस्ट्रक्शन डिमांड को फुलफिल कर सकें। ठीक, तो ये हमारा कुछ रेमेडियल मेजर्स था। बात समझ गए? तो पहला 2 क्वेश्चन आपका हो गया, अब नीचे का 2 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आप देख लीजिएगा कि आप लोग जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का नाम सुनेंगे, पीपीपी। अभी जो है इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा चल रहा है। ठीक है, जैसे कि हमको अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मान के चलिए हमको रोड बनाना है, सरकार को रोड बनाना है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या की है कि कोई पब्लिक कंपनी, सॉरी कोई प्राइवेट कंपनी को जो है हिस्सा दे देता है कि आप पैसा लगाइए, रोड बनेगा, नाम सरकारी रहेगा लेकिन प्राइवेट के खर्चा पे रोड बनेगा। ठीक है, उसके बाद टैक्स के थ्रू हम लोग जो है आपको पैसा चुका देंगे।
मतलब पैसा लगाने के लिए प्राइवेट कंपनी पहले सामने से आएगा, पीपीपी में यही होता है। ठीक है, जिसको हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। पब्लिक कहने का मतलब क्या हो गया, सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट। प्राइवेट मतलब कोई प्राइवेट कंपनी जो हो गया, तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी मिलके काम करेगी, यानी कि सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलके काम करेगी। क्या काम करेगी, प्राइवेट कंपनी पहले पैसा लगाएगा, सरकार का नाम रहेगा, मिलके बनाया जाएगा, बाद में जो भी पैसा होगा प्राइवेट कंपनी को लौटा दिया जाएगा। इंश्योरिंग इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी यहाँ से तय हो जाता है। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब हमारे पास जो पैसा है उसके अनुसार हम कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छा टेक्निक है कि आप प्राइवेट कंपनी को लाइए, उसको कहिए भाई तुम पैसा लगाओ, लेकिन बाद में जब हो जाएगा तो मेरा काम था रोड बनाना, हम रोड बना चुके हैं, तुम्हारा काम था प्रॉफिट कमाना, तुम प्रॉफिट कमा चुके हो। चलिए आगे का आप दो क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्या दो क्वेश्चन, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क को बांटना अलग अलग, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए प्रोजेक्ट देखेंगे। तो देखिए कैटेगराइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क को कई कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम कुछ बात बता रहे हैं, सारा नहीं बता रहे, बस उसमें से कुछ बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग जो है 4 कैटेगरी में कंस्ट्रक्शन वर्क को बांटे हैं। ठीक है, किस तरह का हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन हम लोग जो करते हैं वो है हमारा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, घर बनाते हैं, अपार्टमेंट बनाते हैं, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन करते हैं। कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन में जैसे हम लोग ऑफिस बनाए, बिल्डिंग बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए, होटल बनाए, वेयर हाउस वगैरह बनाए। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में हम लोग फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, प्लांट्स, पावर स्टेशन जैसे एनटीपीसी वगैरह हो गया, या रिफाइनरी हो गया। ठीक है, आईओसीएल का आप नाम सुने होंगे। तो वो सब चीज का कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में हम लोग रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब चीज हम लोग तैयार करते हैं। तो इस तरीके का हम लोग कंस्ट्रक्शन काम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन काम को हम लोग जो है मेनली 4 भाग में बांटा। कौन कौन सा, पहला हो गया रेसिडेंशियल, जिसमें कि घर उर बनाएंगे, जिसमें कि लोग रहता है, लोगों के रहने के लिए जो कंस्ट्रक्शन किए वो रेसिडेंशियल हो गया। उसके बाद उनको बिजनेस करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन किए वो आपका क्या हो गया, कॉमर्शियल हो गया। बात समझ में आ रही है। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन में हमारा फैक्ट्री वगैरह हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमको जो भी हो गया, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ये सब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। वो अगला क्वेश्चन हमको क्या है, क्रिटेरिया फॉर साइट सिलेक्शन। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट जो हमारा बनेगा वो किस जगह पे बनेगा, उस जगह का क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। साइट मतलब क्या हो गया, जहाँ पे हमारा काम होना है, जहाँ पे हमारा जो है कंस्ट्रक्शन का काम होना, उसी को हम लोग साइट कहते हैं। अब वो किस तरह का जगह होगा, वो हम लोग कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया, ये बताइए। तो सबसे पहला का आपको क्या देखना है, उसका लोकेशन देख लेना है। लोकेशन मतलब कि जहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वो किस जगह पे, प्रॉक्सिमिटी टू ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, रॉ मटेरियल सोर्स एंड मार्केट। ठीक है, हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कैसा है, रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है। ठीक है, रॉ मटेरियल का सोर्स क्या है। रॉ मटेरियल का सोर्स मतलब आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे आपका सामान कहाँ से आएगा। जैसे अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो सीमेंट कहाँ से आएगा, बालू कहाँ से आएगा, ईटा कहाँ से आएगा, वो सारा सोर्स आपको देखना है। मार्केट आपका कितना दूर है, मान के चलो तुम बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, कोई सामान घट गया, कांटी घट गया, छड़ घट गया, तो तुमको मार्केट से कितना समय लगेगा जाने में, वो सब भी चीज हमको देखना पड़ता है ना। अब पता चला कि सामान घट गया, सामान लाने में 10 दिन लग गया, तो वो गलत है ना भाई। तुम देखेगा बड़ा बड़ा रोड जब बनता है तो हमारा जो रोड पे पड़ने वाला जो गिट्टी एग्रीगेट वो कहीं और से आता है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा ना हम कि एग्रीगेट ला कहाँ से रहे, तो वो सब चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला चीज आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में हमको देखना है ना कि हमारा जो है वहाँ का मिट्टी कैसा है, ज्यादा उबड़ खाबड़ तो नहीं है, ठीक है, वहां से पानी निकलना आसान है कि नहीं है, तो वो सब हम लोग टोपोग्राफी में देख लेंगे। जिस मिट्टी पे हम कंस्ट्रक्शन करने वाले मिट्टी कैसा है। ठीक है, मतलब वहाँ मिट्टी नहीं, जमीन का कंडीशन कैसा है, वहाँ का जो जमीन का टुकड़ा है वो उबड़ खाबड़ यानी कि स्लोप है कि नहीं है। ठीक है, वहाँ का मिट्टी कैसा है, या फिर ड्रेनेज सुविधा क्या है, मतलब अगर पानी बरस जाए तो ऐसा तो नहीं ना कि पानी पूरा जम जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखेंगे, हमारा जो है इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है जहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे मान के चलो अगर तुम कोई एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और वो हमारा क्या है, रेसिडेंशियल एरिया, तुम अगर रात में मशीन चलाते हो, ठीक है, या फिर दिन में भी मशीन चलाते हो,
तो वहां के आदमी को डिस्टरबेंस हो सकता है ना। या फिर अगर कोई तुम स्कूल के पास कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, भर दिन तुम ड्रिलिंग मशीन चलाओगे, खटखुट करोगे, तो बच्चा को पढ़ाई में डिस्टरबेंस होगा। तो हम लोग को इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी देखना है। या फिर अगर जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बार बार हमारा जो है गाड़ी अप डाउन कर रहा है, तो एयर पॉल्यूशन भी होता है, धूल बहुत उड़ता है ना, आप देखिएगा गाड़ी बार बार आ रहा है जा रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन ये इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है। अवॉइडिंग इकोलॉजिकल डैमेज एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। ठीक है, कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी ऑफ लैंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। कॉस्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग जो भी जो है, जहाँ पे अगर हम कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमको जमीन सस्ता मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, वहाँ पे हम लोग जो है डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, वो सारा चीज ये आपको यहाँ पे देखना है। यूटिलिटीज एंड सर्विसेज। ठीक है, यूटिलिटीज एंड सर्विसेज में हम लोग क्या देखेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखेंगे, हमारा जो है पानी वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था है कि नहीं, कम्युनिकेशन नेटवर्क है कि नहीं, ये सारा चीज हम लोग देखने वाले हैं। बात समझ गए। तो ये हमारा क्या हो गया कि कुछ आपका क्या हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं वो सब बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड जो है, जिसको आप सीपीएम कहते हैं। देखिए क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, क्रिटिकल पाथ मेथड पहले शॉर्ट नाम भी याद रखिएगा, आपको अगर सीपीएम कर देगा तब समझिएगा, एक तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, पर्ट सीपीएम आप नाम सुनेंगे। इससे हम लोग क्या करते हैं, शेड्यूल एक्टिविटीज एंड डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क। ठीक ना, हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज को शेड्यूल करते हैं कि किस समय कौन सा काम होगा नहीं होगा, वो सब चीज हम लोग शेड्यूल करते हैं। और उसमें हम लोग देखते हैं कि लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क क्या है। मतलब जैसे एक काम ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर इधर डी हो गया, तो आपको देखना है ना कि इसमें से कौन सा पाथ जो है कि एक साथ आपस में डिपेंडेंट है। जैसे सी करने के लिए बी पे डिपेंडेंट, बी करने के लिए तो इस तरीके से जो सबसे लंबा पाथ होगा उस पाथ को हम लोग चुनते हैं, जिसको हम लोग क्रिटिकल पाथ कहते हैं। ठीक है, दैट मस्ट बी completed फॉर प्रोजेक्ट टू फिनिश ऑन टाइम, जिसको कि आपको करना बहुत जरूरी, ताकि तभी जाके आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट सही समय पे पूरा होगा। इट आइडेंटिफाइज क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल टास्क। इसमें हमको दो तरह का टास्क मिलता है सीपीएम में देखने, क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल मतलब जिसको करना बहुत जरूरी है, उस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। नॉन क्रिटिकल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एस्टिमेट्स द मेजर द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड सर्कुलेट कैलकुलेट स्लैक टाइम फॉर नॉन क्रिटिकल टास्क। ठीक है, तो ये हमको स्लैक टाइम कैलकुलेट करने में भी मदद करता है। बात समझ गए। तो ये चीज आपका किसके बारे में हो गया, क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में हो गया। अब इसका कुछ की एस्पेक्ट है सीपीएम का। ठीक है, सीपीएम का जो है कुछ की एस्पेक्ट है कि क्या हमको इसमें फायदा होता है। तो सबसे पहले तो हमको क्रिटिकल पाथ देखने को मिलता है दस। ठीक, क्रिटिकल पाथ में हमको क्या मिलता है, द सीक्वेंस ऑफ टास्क दैट डिटरमाइंस द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कि हमको कम से कम क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस सीक्वेंस में करना पड़ेगा, उससे हम लोग क्रिटिकल पाथ को तय करते हैं। उसके बाद हमको इसमें जो है स्लैक टाइम देखने को मिलता है, किसमें, सीपीएम में। ठीक है, स्लैक टाइम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ टाइम ए टास्क कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट, जैसे आपको कहा गया ना कि कोई प्रोजेक्ट आपको जो है 12 दिसंबर तक पूरा करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या प्रोजेक्ट कंप्लीट का डेट है। अब आपको ये डेट को बिना डिस्टर्ब किए, मतलब 12 दिसंबर को कंप्लीट करना है तो आप 12 दिसंबर को प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन बीच में आप जो है डिले कर दिए, काम को डिले कर दिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक टाइम कहते हैं। जैसे बीच में अगर काम डिले किए तो हमको स्वाभाविक हम क्या कहेंगे, नहीं अब 12 दिसंबर को उद्घाटन नहीं हो पाएगा, उद्घाटन हम जो है 30 दिसंबर को करेंगे। ठीक है, तो आप 30 दिसंबर को उद्घाटन कीजिएगा, आपका फाइनल डेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कहता है स्लैक टाइम, क्या कहता है, स्लैक टाइम कहता है कि आपका जो डेट है वही डेट फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप अपना प्रोजेक्ट को क्या कर दिए, डिले कर दीजिए। तो जितना दिन डिले कीजिएगा वही आपका क्या कहलाएगा, स्लैक टाइम कहलाएगा। फिर से देखिए, द अमाउंट ऑफ टाइम ए टास्क कैन बी डिलेड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ टाइम ए टास्क कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट। कंप्लीशन डेट 12 दिसंबर है तो हर हाल में वही रहेगा, लेकिन हम फिर भी अगर कुछ दिन के लिए, एक सप्ताह 10 दिन के लिए अगर काम डिले कर दिए, ठीक है, जिससे हमारा फाइनल डेट चेंज नहीं होता, उसको क्या कहेंगे, स्लैक टाइम। इसके बाद एक और चीज इसमें है एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। सीपीएम में एक और चीज देखा जाता है, एक्टिविटी सीक्वेंसिंग। इसमें हमारा क्या होता है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ टास्क विद डिपेंडेंसीज। आपको जो टास्क को प्रॉपरली अरेंज करना है, किस पे निर्भर करते हुए, डिपेंडेंसीज पे निर्भर करते हुए, कि हमारा जो आपस में एक दूसरे पे क्या रहे, डिपेंडेंट रहे।
बात समझ गए। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पर्ट एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? पर्ट से आप क्या समझते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, तो पर्ट से हम लोग क्या समझते हैं, पर्ट का सबसे पहले फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, PERT। पर्ट मतलब क्या हो गया, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। पर्ट का फुल फॉर्म क्या है, एकदम याद रखिएगा, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पर्ट का इम्पोर्ट फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ये एक तरह का टेक्निक होता है जो कि कोई भी कंपनी अडॉप्ट करता है ताकि वो क्या पता लगा सके, रिप्रेजेंट द एक्टिविटी इन ए प्रोजेक्ट एंड टू इलस्ट्रेट द फ्लो ऑफ इवेंट्स इन द प्रोजेक्ट। ठीक है, इस टेक्निक की मदद से हमारा क्या होता है कि आगे कौन सा काम करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा चीज इसी टेक्निक से तय होता है। तो पर्ट एक तरह का क्या है, मेथड है। पर्ट इज ए मेथड, पर्ट एक तरह का मेथड है। और इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं या फिर एस्टिमेट करते हैं किस चीज को, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए टास्क। किसी भी काम को करने में हमको कितना समय लगेगा या कितना वक्त लग सकता है, वो सब चीज का हम लोग अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, ताकि आपको डेडलाइन मालूम हो। जैसे अगर आपको 12 दिसंबर तक काम कंप्लीट करना है, तो 12 दिसंबर तक काम कंप्लीट करने में हमको किस हिसाब से काम करना है नहीं करना है, वो सारा चीज हम लोग कहाँ से तय करते हैं, पर्ट के थ्रू हम लोग तय करते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला इसी में देखिएगा, सिग्निफिकेंस का बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में आपसे सिग्निफिकेंस भी पूछा है। तो सिग्निफिकेंस का अगर बात किया जाए तो सिग्निफिकेंस इसमें आपको हम बताते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा, यूजफुल एट मेनी स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कई सारे दरमियान आपको जो पर्ट का यूज देखने को मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, इट गिव्स क्रिटिकल पाथ एंड स्लॉक टाइम। ये हमको जो है क्रिटिकल पाथ और स्लैक टाइम देता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ये हमको जो है प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन में मदद करता है। ठीक ना, यूजफुल इन मॉनिटरिंग टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, कितना समय में मेरा कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उसमें हमको मदद करता है ये। उसके बाद इट इज यूजफुल विद प्रोजेक्ट विद हाई अनसर्टेनिटी। जो हाई अनसर्टेनिटी का प्रोजेक्ट है, मतलब जो तय नहीं हो सकता है कि आगे क्या होने वाला नहीं है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट का भविष्य नहीं जानते हैं, जैसे अगर आप दीवार जोड़िएगा, ठीक है, और खिड़की दरवाजा लगाइएगा, तो आपका क्या होगा, लास्ट में जाके एक बिल्डिंग बन जाएगा। ठीक ना, लेकिन अगर आप कुछ नया काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कोई साइंटिस्ट नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि भविष्य क्या होने वाला है। बात समझ में आ रही है, तो जहां पे आपको अनसर्टेनिटी है, मतलब पता नहीं है कि आगे मेरा क्या होने वाला है, मतलब मेरा रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पट का इस्तेमाल करते हैं। और जहां हमको मालूम है कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा, जहां सर्टेनिटी है, वहां पे हम लोग CPM का इस्तेमाल करते हैं। सर्टेनिटी मतलब आपको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हम लोग बिल्डिंग कई बार बना चुके हैं, हमको मालूम है कि अगला स्टेप बिल्डिंग में क्या होने वाला है। चलिए अगला पॉइंट क्या है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग डिसीजन अंडर रिस्क। जहां पे रिस्क का खतर चांस रहता है, वहां पे हमको डिसीजन लेना आसान कर देता है, कौन, पर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में हम लोग कौन कौन सा फैक्टर कंसिडर करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय स्काफोल्डिंग? स्काफोल्डिंग से आप क्या समझते हैं, प्रोजेक्ट टेक्स। अच्छा, उसके बाद ये दूसरा न्यूमेरिकल हो गया। तो आपको सबसे पहले बताना है कि क्या क्या फैक्टर कंसिडर करेंगे, किसके लिए, प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए। प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन के लिए जो जो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे वो हमारा कुछ इस प्रकार है। फैक्टर्स फॉर प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, ये हमारा कौन कौन सा फैक्टर है। सबसे पहला हमको क्या देखना है, डिजाइन और इंजीनियरिंग फैक्टर देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, लिफ्टिंग एंड प्लेसमेंट, जॉइंट्स एंड कनेक्शन, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। तो डिजाइन और इंजीनियरिंग में हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा, प्री कास्ट का मतलब आपको मालूम है, प्री कास्ट मतलब जिसको बनाया कहीं और गया है, पहले से कहीं और बनाया गया है, जहां पे काम हो रहा है वहां पे आके सिर्फ जोड़ दिया गया। जैसे कि अभी के समय में तुम मान के चलो बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग का फ्लोर कहीं और बन गया, ठीक ना। उसके बाद हमारा क्या है, दीवार है, दीवार कहीं और बना है, दीवार यहाँ पे नहीं बना है, कहीं और बना है, यहाँ पे आके हम लोग सिर्फ दीवार को रख दिए। दीवार रखने के बाद क्या हुआ, इस पे जो हमारा लिंटल लगता है, लिंटल कहीं और बना है, यहाँ पे नहीं बना, उसको लाके यहाँ रख दिए। फिर हम लोग फिर दीवार जोड़ दिए हैं, ठीक है, वो कहीं और बना था, उसके बाद फिर हम लोग स्लैब ला के रख दिए। तो अब ये हमारा बिल्डिंग क्या है, जहाँ पे हमारा साइट है, जो भी हमारा जमीन है, वहां पे बिल्डिंग नहीं बना है। इसका बिल्डिंग का सारा पार्ट्स कहीं और बना है, बस यहाँ आके हम लोग एक एक करके इसको जोड़ दिए और हमारा क्या है, एक घर बन के तैयार हो गया। तो ये जो पार्ट कहीं और बना है, मतलब पहले से कहीं और से बन के आया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री कास्ट कहते हैं। प्री मतलब होता है पहले, ठीक है, प्री मतलब हो गया पहले, और कास्ट मतलब किसी भी चीज को बनाना, निर्माण करना। तो जो चीज पहले बना है, सिर्फ आके जुड़ा है और तैयार नया प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्री कास्ट कहेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए इसमें देखिए क्या कहता है, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फैक्टर्स जो कि प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन को
क्या क्या फैक्टर क्या तय करता है, वो है डिजाइन एंड इंजीनियरिंग। मतलब आपको पहले उसका डिजाइन देखना पड़ेगा, फिर इंजीनियरिंग देखिए। उसका प्रॉपर डिजाइन होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होना चाहिए, ये सब चीज देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग देखेंगे जहां से हम लोग बनाए हैं और जहां पर हमको जाके असेंबल करना है उसमें हम लोग आसानी से ले जा सकते हैं कि नहीं। तो लॉजिस्टिक फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी प्रीकास्ट कंपोनेंट्स टू द कंस्ट्रक्शन साइट। उसके बाद हमको लिफ्टिंग एंड प्लेसमेंट की, हम लोग जो चीज पहले से निर्माण किया उसको हम लोग उठा के जहां पे रखना है वहां रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, बात समझ गए। तो उसके लिए हम लोग को क्रेन का सुविधा रहता है, क्रेन से हम लोग उठाते हैं और रखते हैं। एंड इक्विपमेंट टू लिफ्ट एंड पोजिशन प्रीकास्ट एलिमेंट्स सेफली। ज्वाइंट्स एंड कनेक्शन, ये हम लोग जो है ज्वाइंट का काम कैसे करेंगे, इंश्योरिंग दैट द कनेक्शंस बिटवीन प्रीकास्ट एलिमेंट्स आर ड्यूरेबल एंड लीक प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से ज्वाइंट बनाएंगे ताकि हमारा क्या हो, ज्वाइंट्स हमारा ड्यूरेबल हो, मतलब टिके और लीक प्रूफ रहे। अक्सर आप देखिएगा ना कि जहाँ पे हमारा ज्वाइंट होता है वहां से लीक बहुत करता है मटेरियल, जैसे पानी चूता है बरसात उरसात में, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल, आप जरूर देखिएगा कि क्वालिटी हमारा बढ़िया से बढ़िया रहे कास्टिंग करते समय। ठीक है, ताकि कोई भी तरह का डिफेक्ट नहीं हो, बात समझ गए। चलिए, अब हम लोग को इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से आप क्या समझते हैं, ये रहा आपका व्हाट डू यू मीन बाय स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग से आप क्या समझते हैं। तो आपको हम पहले स्कैफोल्डिंग बता देते हैं, उसके बाद उसका फोटो भी दिखा देंगे, आप देखे हैं बस नाम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसका फोल्डिंग एक तरह का टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन में, ताकि हम लोग वर्कर को सपोर्ट दे सके, मटेरियल उस पर रख सके वगैरह वगैरह, और ये बिल्डिंग को बनाने समय या मेंटेनेंस के समय हमारा जो है काम आता है। ठीक है, और या फिर रिपेयर करना है तो उस समय काम आता है। तो एक तरह का ये क्या होता है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग वर्कर को सपोर्ट देते हैं या फिर मटेरियल रखते हैं। पहले आपको हम इसका फोटो दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये है इसका फोल्डिंग, ये जो बांस बत्ती बाहर से बिछा है, जैसे हमको बिल्डिंग बनाना है, 3-4 फ्लोर का बिल्डिंग बनाना है, तो वहां पे तुम देखेगा बांस बत्ती का या फिर पाइप वाइप के सहारे भी इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसपे कि मजदूर लोग खड़ा होकर काम करता है, या फिर उस पे हम लोग मटेरियल रखते हैं, मसाला सीमेंट वगैरह सब रखते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग टेम्पोररी स्ट्रक्चर बनाते हैं ना बांस का चाहे पाइप वाइप का, इसी को हम लोग इसका फोल्डिंग कहते हैं। इसी चीज को क्या कहा गया बाबू, इसका फोल्डिंग कहा गया। तो इसका फोल्डिंग क्या है, वही चीज आपको बताना है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, ये आप देख लिए। अच्छा, ये चीज आप इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग में भी पढ़े होंगे, इसका फोल्डिंग वहां पे भी पढ़ना था, वहां थोड़ा डिटेल में पढ़ना था। अगला चीज हम लोग देखते क्या है। अच्छा हाँ, इसमें एक न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल के अनुसार आपको बताना है। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, बैक करके आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको हम फॉर्मूला बताते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है, वी यूज द जेड स्कोर, आपको जो है जेड स्कोर निकालने का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जेड स्कोर कैसे निकलता है, जेड स्कोर बराबर होता है एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा, अब एक्स क्या है, एक्स हमारा टारगेट कंप्लीशन टाइम है, हमारा कोई भी काम कब तक कंप्लीट करना है। क्वेश्चन में आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप तीनों ऑप्शन में बारी बारी से एक्स रखेंगे, एक्स का वही 3 वैल्यू है। और म्यू हमारा क्या है, मीन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब आपको बोला गया ना कि हमारा 20 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में हमारा 20 क्या है, म्यू का वैल्यू 20 है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और म्यू क्या होता है, इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं। उसमें एक और चीज देखिएगा, सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। इस क्वेश्चन में हमको सिग्मा का वैल्यू 4 दिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन में हमको म्यू का वैल्यू 20 और सिग्मा का वैल्यू क्या दिया गया, 4 दिया गया। बात समझ गया। और इसी चीज को हम लोग बारी बारी से रखेंगे किस में, ये फॉर्मूला में, z बराबर x माइनस म्यू बाय सिग्मा, और हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे जिससे हम लोग को प्रोबेबिलिटी पता चल सके। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अगर हम लोग प्रोजेक्ट को 20 दिन में करेंगे तो कैसे होगा। तो z का वैल्यू निकालेंगे 20 माइनस 20/4, अगर z का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, अगर z का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसके लिए हमारा प्रोबेबिलिटी जो है 0.50 यानी कि 50% होता है। अब सवाल है कि ये चीज आप कहाँ से ला रहे हैं सर, तो इसका एक टेबल होता है, आपको जिसमें क्लास में सर थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ये टेबल बताया गया होगा। ठीक है, अगर z का वैल्यू 0 होगा तो इसका कितना प्रोबेबिलिटी रहेगा, 50%। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50% आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 2 और पार्ट है। ठीक है, आइए हम लोग बाकी 2 पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन में एक पार्ट में आपसे ये कहता है कि अगर हमको प्रोजेक्ट 24 दिन में कंप्लीट कराना है। ठीक है, 24 दिन में तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा। ठीक है, तो 24 दिन के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने के सबसे पहले हम लोग जेड निकालेंगे, 24 माइनस 20/1 सॉरी 24 माइनस 20/4। अभी तुरंत आपको बताया जेड बराबर क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा। म्यू का वैल्यू इस क्वेश्चन में 20। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। ठीक है, और एक्स आपको यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, 24, तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या है, 24। इसको पुट कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, वैल्यू आपका क्या आएगा, 24 माइनस 20/4, 1 आएगा आंसर।
ठीक, अब अगर z का वैल्यू 1 होता है तो हमारा जो है प्रोबेबिलिटी कितना निकल के आता है 0.8413, यानी कि 84.13% आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 84.13% हो जाएगा। बात समझ गए। ठीक है, अब ये Z1 के लिए, Z बराबर 1 के लिए हमारा वैल्यू 0.8413, ये कहाँ से आप लाए सर, Z टेबल होता है एक, आपको बताया गया होगा, सब लोग बताए होंगे कॉलेज में, या फिर आप कहीं और से पढ़े अदर सोर्स से तो। ठीक है, चलिए इसी में अगला सवाल देखिएगा, अगर आपका जो है 18 दिन है, 18 दिन में हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला पे रखिए। ठीक है, x का वैल्यू 18, अब म्यू का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 20, 18/20, सिग्मा का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए 4, तो 18 माइनस 20/4, ये हमारा कितना निकल के आता है, -0.5 निकल के आता है, -0.5 निकल के आता है। अब z का वैल्यू -0.5 है, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0.3085, यानी कि 30.85% हो जाएगा। तो ये हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। आपसे 3 क्वेश्चन पूछा गया था, पहला का आंसर 50%, दूसरा 84.13%, तीसरा 30.85%। आप एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है मे भी गलत हो जोड़ घटाव में, लेकिन प्रोसेस सही है, 100% सही है। अदर सोर्स में जो आपको मिल रहा है वो देख लीजिएगा, अपना ट्रस्ट का बात है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कंपेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट। एक्सकावेटिंग मतलब क्या, खोदना, जिससे हम लोग जमीन को खोद सकते हैं या किसी भी चीज को खोद सकते हैं, उस तरह का इक्विपमेंट का अलग अलग टाइप आपको पहले जानना पड़ेगा, उसका क्या यूज है, ठीक है, और उसका क्या गुण है, दोनों को सबको कंपेयर कीजिए। जैसे मिट्टी खोदने के लिए हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन साइड में कई तरह का इक्विपमेंट होता है, कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, अर्थ, अर्थ मतलब क्या हो गया, मिट्टी, एक्सकावेशन मतलब खोदना, तो मिट्टी खोदने के लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है, देखिए, तो मिट्टी खोदने के लिए हमारे पास सबसे पहले आता है बुलडोजर, जिसको तुम जेसीबी जेसीबी कहते हो ना, एक्चुअली में जेसीबी कंपनी का नाम है। ठीक है, उस गाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं, बुलडोजर कहते हैं। तो बुलडोजर हमारा कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यूज्ड फॉर क्लियरिंग एंड ग्रेडिंग लार्ज एरियाज ऑफ लैंड। आपको जो है लार्ज एरिया लैंड को ग्रेड करना है तो वहाँ बुलडोजर इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा सैलो डिगिंग के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, एंड मूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल। आपको जो है सैलो डिगिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है बुलडोजर, और लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। उसके बाद मिट्टी खोदने में एक इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसको एक्सकावेटर कहते हैं, इक्विप्ड विद बकेट्स फॉर डीप डिगिंग। इसमें जो है हमारा बकेट लगा होता है जिससे हम लोग डीप डिगिंग करते हैं, मतलब गहरा गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, आपको सैलो डिगिंग करना है तो उसके लिए बुलडोजर, सैलो डिगिंग के लिए बुलडोजर, डीप डिगिंग के लिए एक्सकावेटर। याद रखिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। यूज्ड फॉर ट्रेंचिंग, डिमोलिशन एंड माइनिंग। एक्सकावेटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, डीप डिगिंग के लिए, ट्रेंचिंग के लिए, डिमोलिशन और माइनिंग के लिए। उसके बाद हमारा आता है बैक हो लेडर्स, सॉरी बैक हो लोडर्स। बैक हो लोडर्स हमारा जो एक तरह का वर्सटाइल मशीन है, मतलब एक मशीन है, उससे हम लोग कई सारा काम कर सकते हैं। फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज एक्सकावेशन प्रोजेक्ट, छोटा से सॉरी छोटा से मीडियम साइज तक का आप जितना भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक्सकावेशन का, सब आप बैकहो से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ग्रेडर्स। ग्रेडर्स हमारा क्या है, यूज्ड फॉर फाइन ग्रेडिंग ऑफ सॉइल, ठीक ना, लेवलिंग सर्फेसेज आफ्टर रफ ग्रेडिंग बाय बुलडोजर्स। बुलडोजर से रफ ग्रेडिंग करने के बाद हम लोग सरफेस को लेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रेडर्स का काम हो गया। चलिए आपको हम फोटो भी दिखा देते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो। ये आपका एक्सकावेटर हो गया, ये आपका बैक होल लोडर हो गया। ठीक है, बैक होल लोडर जिसको आप जेसीबी टाइप कहते हैं, जेसीबी कंपनी का नाम है, इसमें अलग अलग वैरायटी आता है, आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा बैक हो गया, ये हमारा बुलडोजर हो गया। चलिए अब हम लोग इसका कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमारे पास क्या, हम लोग चार इक्विपमेंट लेते हैं, एक पावर सोवल, एक बैक हो, एक ड्रैग लाइन, एक क्लैम सेल। ठीक है, चार इक्विपमेंट लिए, अब क्या क्या फैक्टर पे कंपेयर करेंगे। एक्सकावेशन इन हार्ड सॉइल और रॉक, अगर हार्ड सॉइल और रॉक में काम करना है तो कौन सा अच्छा रहेगा, तो गुड सोवेल अच्छा रहेगा। बैक हो ये भी अच्छा रहेगा। ड्रैग लाइन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसके लिए, हार्ड सॉइल के केस में ड्रैग लाइन अच्छा नहीं है, काम सेल का भी काम उतना अच्छा नहीं होता है। एक्सकावेशन इन वेट सॉइल और मड, अगर आपका मिट्टी गीला है या कीचड़ वाला मिट्टी है तो उसमें अगर आपको खोदना है तो ये आपका जो है पुअर सोवेल, ये पावर सोवेल अच्छा काम नहीं करेगा, ये भी अच्छा काम नहीं करेगा। ड्रैग लाइन मॉडरेटली काम करेगा, क्लैम सेल भी मॉडरेटली काम करेगा। डिस्टेंस बिटवीन फुटिंग एंड डिगिंग, फुटिंग और डिगिंग में डिस्टेंस के बीच का बात किया जाए तो पावर सोवेल में छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, इसमें भी छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, इसमें बड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, इसमें भी बड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। इसके बीच में फुटिंग और डिगिंग के बीच में आपका जो है डिस्टेंस बड़ा होना चाहिए।
चलिए आगे देखिए, फुटिंग रिक्वायर्ड, सॉरी लोड इफिशियंसी का अगर बात किया जाए तो इसका लोड इफिशियंसी अच्छा है, किसका, पावर सोल का। बैकहो का अच्छा है, ड्रैग लाइन का मॉडरेट है, और क्लैम सेल का प्रिसाइज है। बात समझ गए। उसी तरह से फुटिंग रिक्वायर्ड, क्लोज टू वर्क, क्लोज टू पिट, ठीक है, फेयरली अवे फ्रॉम। उसके बाद अगर डिगिंग लेवल का बात किया जाए, डिगिंग लेवल मतलब डिग्स एट और अबव फुटिंग लेवल, ठीक ना, ये कहाँ तक गड्ढा कर सकता है, फुटिंग लेवल के बराबर या उसके ऊपर तक ये गड्ढा कर सकता है। बात समझ में आ रही है। बैक हो का कहाँ प्रयोग किया जाता है, डिग्स बिलो फुटिंग लेवल। बात समझ में आ रही है। उसके बाद डिग्स बिलो फुटिंग लेवल, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा, डिग्स बिलो फुटिंग लेवल। अगर साइकिल टाइम का बात किया जाए तो पावर सोवल के केस में साइकिल टाइम हमारा शॉर्ट होता है, बैकहो के केस में हमारा स्लाइटली मोर देन पावर सोवल होता है, पावर सोवल से थोड़ा ज्यादा इसमें रहता है, ठीक है। ड्रैग लाइन के केस में मोर देन द पावर सोवल, ठीक ना, मोर देन द अदर इक्विपमेंट, बाकी इक्विपमेंट की तुलना में साइकिल टाइम जो क्लैम सेल का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये कुछ कंपेरिजन हो गया, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द आउटपुट ऑफ ए बुलडोजर, बुलडोजर का आउटपुट निकालना है फॉर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग कंडीशन। आपको जो है ऑपरेटिंग कंडीशन दिया गया है और आपको क्या करना है, बुलडोजर का आउटपुट निकालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। तो हम लोग कैसे कैसे निकालेंगे बुलडोजर का ऑपरेटिंग, आइए बताते हैं आपको हम। देखो बाबू, बुलडोजर का जो आउटपुट निकलता है ना, उसके लिए हमारे पास एक बड़ा शानदार सा फॉर्मूला है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो आपको बता देते हैं। बुलडोजर का आउटपुट ऑफ ए बुलडोजर, आउटपुट ऑफ ए, आउटपुट ऑफ ए बुलडोजर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम नीचे लिख रहे हैं आउटपुट ऑफ बुलडोजर हमारा क्या होगा, ये हमारे पास होता है, ये बीच में गुना दिया है, रेटेड मोल्ड बोर्ड कैपेसिटी इन लूज वॉल्यूम, रेटेड मोल्ड, एमओएलडी मोल्ड लिखिए, एमओयूएलडी मोल्ड लिखिए, एक ही चीज है, रेटेड मोल्ड बोर्ड कैपेसिटी, ठीक है, बाय स्वेल फैक्टर इनटू एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम, ये हमारा एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मिनट पर आवर में रहेगा, ठीक है, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम मिनट पर आवर में रहेगा, बटा हमारा क्या हो जाएगा, टाइम रिक्वायर्ड पर ट्रिप। चलिए देखिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। जैसे स्वेल, स्वेल आपको 25% दिया है, तो स्वेल से स्वेल फैक्टर कैसे निकालिएगा, ठीक है। जब स्वेल आपको 25% दिया हुआ है तो स्वेल फैक्टर आप कैसे निकालिएगा, ठीक ना। तो स्वेल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस स्वेल परसेंटेज। स्वेल फैक्टर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस स्वेल परसेंटेज, ठीक है। तो 100 प्लस 12% का जैसे आप कीजिएगा तो यह हो जाएगा 100 नहीं, ये हो जाएगा, हाँ वही, तो ये हमारा हो जाएगा 100 जोड़ 25%, ठीक है। तो 125 यानी कि 1.25 ले लेंगे हम लोग, 12% क्या ले लेंगे, 1.25, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है 12 का निकालने का, 100/100 प्लस परसेंटेज, ठीक है, 100 प्लस 12%,
बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 बटा, ये स्वेल फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। 100 बटा 100 जोड़ 25, 100 जोड़ 25, 125, 125/100, ये कितना हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा 1.25। ठीक है, तो यहाँ पे 1.25 लिख दिए। रेटेड मोल्ड बोर्ड कैपेसिटी, रेटेड मोल्ड बोर्ड कैपेसिटी, ये 3 CUM लिखा हुआ है, तो 3। और ये जो रेटेड मोल्ड बोर्ड कैपेसिटी होता है वो लूज वॉल्यूम में होता है, क्वेश्चन में यहाँ लूज वॉल्यूम में लिखा हुआ है। इनटू एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम इन मिनट पर आवर, एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आपको क्या दिया हुआ है, 50 मिनट पर आवर दिया हुआ है, इनटू 50 बाय टाइम रिक्वायर्ड पर ट्रिप। पर ट्रिप आपको कितना टाइम लग रहा है, 1.87 लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इसका एफिशिएंसी कैलकुलेट कर दिए। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है हमारा। ठीक है, ये हमारा कितना निकल के आएगा, आप अपना कैलकुलेटर में डालिए और वैल्यू निकालिए, हम अपना डालते हैं निकालते हैं, फिर लास्ट में हम लोग मिला लेंगे किसका सही है किसका गलत है। ठीक है, अगर सबका आंसर सेम आ गया यानी कि कैलकुलेशन सही हुआ है, तो मेरा जो आंसर आता है 3/1.25 इंटू 50/1.87, ये आता है 64.17, 64.171 आता है, मेरा आंसर आता है। ठीक है, आप अपना देख लीजिएगा, अगर आपका कुछ और आएगा कुछ वैसा रहेगा तो आप हमको बता सकते हैं। और ये जो 64.171 आता है ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर आवर में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका आउटपुट हो जाएगा किसका, बुलडोजर का। ठीक, बाकी आप मिला के देख लीजिएगा, कुछ एरर होगा तो कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं आप, या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ बीआईएम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बीआईएम का क्या यूज है वो आपको बताना है। व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू बी कंसीडर्ड इन द कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट में आपको क्या क्या सेफ्टी देना चाहिए, तो ये अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और ये अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन एक साथ लिखा गया, आप देख लीजिएगा। तो बीआईएम में हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, बीआईएम बाबू एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बीआईएम क्या होता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। अगर हमको कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह का काम करना है तो हम लोग बीआईएम का इस्तेमाल करते हैं, और ये मॉडर्न सॉफ्टवेयर है, मतलब आजकल में जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज है और ये चर्चा में सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन ऑफ बीआईएम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बीआईएम का क्या क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये हमको डिजाइन और विजुअलाइजेशन में मदद करता है। डिजाइन और विजुअलाइजेशन करने मतलब कि हमारा कोई भी चीज बनने के बाद कैसा दिखेगा वो चीज हमको बीआईएम पहले बता देता है। जैसे मान के चलो अगर तुमको बिल्डिंग बना रहे हो तो बिल्डिंग बनने के बाद कैसा दिखेगा वो तुमको मालूम नहीं है। ठीक है, अगर बिल्डिंग जो हम बना रहे हैं बिल्डिंग बनने के बाद हमको कैसा दिखेगा वो हमको क्या मालूम नहीं है, लेकिन बीआईएम के सहारे तुमको क्या पता जाएगा, बिल्डिंग का 3D व्यू मिल जाएगा जो कि तुमको एडवांस में दिख जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग का आपको 3D कंस्ट्रक्ट, ये 3D व्यू आपको बता देगा ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सके, मतलब आप अनुमान लगा सके कि हमारा कैसा दिखेगा। कोलैबोरेशन में मदद करता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कोई क्लाइंट तुम्हारे पास, तुम इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई क्लाइंट तुम्हारे पास आया, भाई हमको घर बनाना है, ठीक है आप मेरा घर बना दीजिए। तो अगर तुम बीआईएम का प्रयोग करते हो और बिल्डिंग का 3D व्यू बना लेते हो तो इससे तुम क्या करोगे, स्टेक होल्डर मतलब जो भी उसका मालिक है उसको तुम बता सकते हो कि देखिए आपका बनने के बाद ऐसा दिखेगा नहीं दिखेगा, तो वो सब में हमको मदद मिलता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमको क्लैश डिटेक्शन में मदद मिलता है। क्लैश डिटेक्शन मतलब जैसे अगर बिल्डिंग का 3D व्यू तुमको दिख गया, बिल्डिंग हमारा कैसा है नहीं है, कौन सा फ्लोर में क्या होने वाला नहीं होने वाला, तो वहां से तुम देख के पता लगा सकते हो कि कहाँ पे हमारा डिजाइन कॉन्फ्लिक्ट है। डिजाइन कॉन्फ्लिक्ट मतलब अगर तुम्हारा जो है बिजली का तार, ठीक है, और पानी का पाइपलाइन दोनों एक साथ चला गया तो ये तो हमारे लिए खतरा का बात है ना भाई। ठीक है, क्योंकि अगर बिजली और पानी एक साथ मिल गया तो हमारा बिल्डिंग में वो क्या कहते हैं, झटका भी लग सकता है। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले से 3D व्यू बना लेंगे तो ये सब चीज क्लैश नहीं करेगा। हम लोग पहले से प्लानिंग कर लेंगे कि बिजली का तार अलग जाना चाहिए, पाइप अलग जाना चाहिए, तो वो सारा चीज हमको एडवांस में पता चल जाता है। ये हम लोग बीआईएम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब अगर आपको मालूम है कि क्या कैसे बनेगा नहीं बनेगा, वो हर चीज बढ़िया से दिख गया है तो आपको एस्टिमेट करने में बहुत मदद मिलता है। ठीक है, तो मटेरियल आपको क्या कम करना है, कौन सा चीज आपको इम्प्रूव करना है, डोर का क्वालिटी बदलना है, खिड़की आपको लकड़ी का लगाना है कि स्टील का लगाना है कि एल्युमिनियम का लगाना है कि ये प्लाई का लगाना है, वो सारा चीज इसमें से तय हो जाता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसमें आपको क्या मिल जाता है, एक 3D व्यू देखने को मिल जाता है। 3D व्यू मतलब बिल्डिंग कैसा दिखेगा वो हमको एडवांस में पता चल जाता है।
चलिए टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलता है। टाइम मैनेजमेंट में हमको कैसे मदद मिलता है, जब आपको 3D मॉडल मिल गया तो आप उसमें से देख के पता लगा सकते हैं पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, किस काम को पहले करना जरूरी है, ठीक है, किसको किस ऑर्डर में करना चाहिए, वो सारा चीज आपको एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट में मदद करता है। तो ये हमारा क्या था, इसका कुछ एप्लीकेशन था, किस चीज का, बीआईएम का कुछ एप्लीकेशन था। अब हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट देखेंगे जिसमें आपसे सेफ्टी मेजर पूछा है कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे हमारा जो है सेफ्टी मेजर का अगर बात किया जाए तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको सबसे पहले पीपीई किट दिया जाएगा। पीपीई किट में आपका क्या रहता है, आपका जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब आप अपने आप को जो बचा सकते हो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, जैसे हेलमेट होना चाहिए, कोई भारी भरकम सामान गिरे तो माथा ना फूटे, ग्लव्स होना चाहिए, कांटी उटी ना गड़ जाए, सेफ्टी बूट होना चाहिए कि जमीन पे अगर कंकड़ पत्थर काटे तो पैर में ना गड़े, गूगल्स होना चाहिए, वेल्डिंग करते समय या फिर किसी और काम करते समय अगर आपकी आंख में कुछ पड़ जाए तो दिक्कत है, इसलिए आपके पास क्या होना चाहिए, गूगल्स होना चाहिए। बात समझ गए। उसके बाद हमारा क्या है, ट्रेनिंग का बात किया जाए। ट्रेनिंग का बात मतलब कि आपको जो है एक ऑफिसर आएगा, सेफ्टी ऑफिसर होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो आएगा आपको बताएगा कि आपको जो है सेफ्टी में काम कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे इक्विपमेंट को हैंडल कीजिएगा, ठीक है, सेफ काम कैसे रहेगा, वो सारा चीज आपको आके बताया जाएगा कि हम लोग कौन सा मशीन को कैसे इस्तेमाल किया जाए, कोई खतरा ना हो, ठीक ना। साइट क्लीनलीनेस, साइट क्लीनलीनेस करने का मतलब जैसे आप जिस जगह पे काम करते हैं वहां पे खूब ईटा पत्थर रोड़ी है, कांटी फेंका हुआ है, लोहा कटा हुआ फेंका हुआ है, तो अगर ये सब चीज रहेगा तो आपके पैर में गरने का या कुछ भी खतरा होने का चांस रहता है। तो साइट को हम लोग क्या करेंगे, क्लीन करके रखेंगे ताकि हमारा जो है एक्सीडेंट नहीं हो सके। ठीक है, डेब्रिस मतलब वो छोटा मोटा टुकड़ा उकड़ा जो पत्थर उत्थर हो गया वो सब एक जगह इकट्ठा नहीं रखना है, ताकि अगर कुछ हो गया तो खतरा ना हो सके। उसके बाद इक्विपमेंट मेंटेनेंस, हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसको हम लोग समय पे मेंटेन करेंगे ताकि वो माल फंक्शन ना हो, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट हमारा सही से काम कर सके। जैसे मान के चलो तुम्हारा हथौड़ी है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हथौड़ी इस्तेमाल हो रहा है और इसमें एक हैंडल लगा रहता है, अगर तुम्हारा हथौड़ी लूज है और तुम इसको इस्तेमाल किए तो क्या पता अगर लूज है हैंडल से हथौड़ी खुल के लग गया और किसी के सर पे जाके टकरा गया, ठीक ना। हथौड़ी जो है हैंडल से खुल के बाहर निकल गया और किसी के सर पे गिर गया तो हमारा क्या हो सकता है, सर फूट सकता है। तो इसलिए हमारा जो भी इक्विपमेंट है उसको समय पे क्या करना है, मेंटेन करना है। बात समझ में आ रही है, उसका मेंटेनेंस हमको देखना है कि उसमें क्या कमी बेसी है, वो सारा चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला चीज हमारा क्या है, फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन मतलब यूजिंग हार्नेस, गार्ड रेल्स एंड सेफ्टी नेट्स फॉर वर्क एट हाइट्स। अगर तुम काफी ऊंचाई पे काम कर रहे हो तुमको ये सारा चीज जो भी गार्ड वगैरह है सेफ्टी का वो सारा चीज तुमको देख लेना है कि ताकि ऊपर से काम करते समय अगर गलती से तुम्हारा पैर फिसल के नीचे की तरफ गिरे तो तुमको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। उसको हम लोग फॉल प्रोटेक्शन कहते हैं, काफी ऊंचाई पे काम करने वाले के लिए ये सब होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, और मेथड ऑफ शेड्यूलिंग क्या है ये आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का अगर बात किया जाए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक तरह का कंपनी है, सॉरी क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मतलब किसी भी काम को एक प्रॉपर तरीका तैयार करना, किसी भी काम को करने का एक प्रॉपर तरीका तैयार करना, उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्स स्मूथ कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज मटेरियल लेबर लीडिंग टू टाइमली कंप्लीशन। देखिए अगर आप चाहते हैं कि काम मेरा बहुत अच्छा हो, ठीक ना, अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिवली मतलब कम लागत में मेरा काम बढ़िया होता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। किससे कोऑर्डिनेशन, रिसोर्स मतलब आपके पास जो भी सुविधा है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, जो भी मटेरियल है, ठीक है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, जो भी मजदूर है उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। अब जैसे कि अगर मान के चलो दो मजदूर है, ठीक है, वो लोग आपस में लड़ रहा है, काम खराब हो रहा है आपका, या फिर मजदूर मिस्त्री का बात नहीं मान रहा है, आपका बात नहीं मान रहा है, तो काम खराब होगा। तो आपस में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाना है, सबका मकसद होना चाहिए क्या, कि हमारा जो है काम सही से हो, ठीक है, उसके लिए जिसको जो करना होगा वो अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है क्योंकि वो आपस में सबका मकसद एक तय करता है कि हम लोग किस मकसद से काम कर रहे हैं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने में मदद करता है। रिड्यूसिंग वेस्टेज, आपका जो भी है बर्बादी कम होता है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा से काम कर रहा है बर्बादी कम होता है। इंप्रूविंग सेफ्टी, आपका जो है सुरक्षा बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है। बात समझ में आ रही है। मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग मतलब कोई भी काम को करना कब है ये हम पहले से निर्धारित कर देते हैं, ठीक है, कोई भी काम को हम लोग करना कैसे उसको पहले से निर्धारित कर देते हैं। जैसे बार चार्ट से हम लोग शेड्यूलिंग करते हैं,
ठीक ना। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज विद देयर स्टार्ट एंड एंड डेट्स, बार चार्ट में हम लोग स्टार्ट और एंड डेट के साथ हम लोग इसको दिखा देते हैं, इसको हम लोग गैंट चार्ट भी कहते हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड जिसको आप सीपीएम कहते हैं, ये हमारा किस पे फोकस करता है, फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ क्रिटिकल टास्क, क्रिटिकल टास्क का सीक्वेंस पे ये फोकस करता है। और हमारा टारगेट क्या होता है, मिनिमाइज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब हम कितना कम से कम टाइम में एक ही काम को कर सकते हैं। ये किसका टारगेट होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड का। एकदम ये ऑब्जेक्टिव और वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज, मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारा टारगेट होता है। पर्ट का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, ठीक है। तो ये पर्ट जो एक तरह का क्या, प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है। प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल करने का मतलब जो है, हमको अगर ऐसा चीज जहां पे हमारा आउटपुट फिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नया काम हम कोई पहली बार कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग पर्ट लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। विथ अनसर्टेन एक्टिविटी ड्यूरेशन, अनसर्टेन एक्टिविटी की ड्यूरेशन के साथ पर्ट आपको जो है काफी मददगार होता है। चलिए, तो ये आपका हो गया मेथड्स ऑफ शेड्यूलिंग, हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। लिक्विडेटेड डैमेज क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो लिक्विडेटेड डैमेज क्या है वो आपको हम बताते हैं, ठीक है। लिक्विडेटेड डैमेज हमारा क्या होता है, देखिए, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा जो है कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक ना। कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो तुमको बोलता है कि हम जो है आपका 2 साल के अंदर पूरा बिल्डिंग जो है बना के कंप्लीट करके देंगे, एक एक चीज, ठीक ना। और अगर मान के चलो, एक सवाल ये उठता है ना कि अगर आप 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वो बोलता है ना कि अगर हम 2 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो आपको हम बदले में कुछ पैसा देंगे या कंपनसेशन अमाउंट देंगे। वो बदले में क्या कहता है, आपको हम बदले में कुछ कंपनसेशन अमाउंट देंगे, हमने जो टाइम तय किया है, अगर उस टाइम में आपका काम नहीं हो पाया, उसके एवज में हम आपको कुछ ये क्या कहते हैं, हर्जाना देंगे, हर्जाना जिसको आप कंपनसेशन कहते हैं, ठीक है। तो वो जो पैसा हम लोग उसके एवज में देते हैं, उसी को हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं, ठीक है। तो लिक्विडेटेड डैमेज हमारा क्या हो गया, लिक्विडेटेड डैमेज रेफर्स टू प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, मतलब जो पहले से तय हो गया, अगर हम समय पर काम पूरा नहीं करेंगे तो हम जो भी कंपनसेशन या जो भी हर्जाना देंगे, उसी चीज को हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है। दैट ए कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू पे, ठीक है। एग्रीज टू पे मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पे करेगा किसको, क्लाइंट को, कब, अगर नॉट कंप्लीटेड विद इन द एग्रीड टाइम फ्रेम, अगर जो भी समय हमने तय किया है उस तय समय में मेरा काम नहीं हो पाता है, तो उसके एवज में जो भी हम पैसा देंगे उसको क्या कहते हैं, लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये एक तरह का स्पेसिफाइड होता है, कहाँ पे, लिक्विडेटेड डैमेज जो है आपका स्पेसिफाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट में। बात समझ गए। ये चीज आप देख लीजिएगा, लिक्विडेटेड डैमेज जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट में पहले से स्पेसिफाई होता है, ताकि अगर डिले हो सके तो आपको पहले से मालूम होगा, अगर काम डिले होगा तो क्या टेंशन है भाई, कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा देगा, ठीक है। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, आप देख लीजिएगा। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास क्या होता है, देखिए, डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूट टू ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट टास्क सच एज लेबर मटेरियल एंड इक्विपमेंट। जैसे कि मतलब कोई भी काम करने के लिए, जैसे मान के चलो तुम कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करोगे, तो उसमें तो तुमको मालूम है कुछ खर्चा फिक्स है। तो जो खर्चा फिक्स है और तुमको एकदम सामने से दिख जा रहा है कि भाई हाँ यहाँ तो पैसा लगेगा ही लगेगा, वो सब आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। जैसे कि अगर तुम मजदूर को काम पे लगा रहे हो, तो मजदूर का जो खर्चा आएगा भाई वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो तुमको मालूम है कुछ लगेगा ही लगेगा। मटेरियल जो उसमें तुम लगाओगे सामान, उसका खर्चा आएगा, तो वो भी तुमको मालूम है लगेगा ही लगेगा। और जो भी इक्विपमेंट लगाओगे, जैसे मिट्टी खोदने के लिए जेसीबी ले आए, ठीक है। उसके बाद मसाला मिलाने के लिए, ढलैया के दिन मसाला मिलाने के लिए वो कंक्रीट मिक्सर ले आए, ठीक ना। तो जो भी तुम इक्विपमेंट लाओगे तो उसका भाई खर्चा लगेगा, ये सब तो तुमको दिखता है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब हर वो कॉस्ट जो आपको सामने से दिख जाता है। अब जो सामने से नहीं दिखता है वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक ना। जैसे कि मान के चलो कि तुम ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गया, यूटिलिटीज हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि मान के चलो तुम सीमेंट लाए, ठीक है। सीमेंट तो ऐसा तो नहीं है कि तुम घर, ये दुकान से तुम्हारे साइट पे हवा में उड़ के सीमेंट आ जाएगा। तुम मान के चलो जो है किसी न किसी माध्यम से लाए होगे, ऑटो से लाए होगे या फिर ठेला से लाए होगे। तो ठेला से लाने में भाई खर्चा लगता है, ठेला वाला पैसा लेता है, तो वो तुम्हारा क्या, वो खर्चा तुमको सामने से नहीं दिखेगा। लोग क्या जोड़ता है कि हाँ घर बनाए इतना सीमेंट लगा, सीमेंट लाने में जो खर्चा लगा वो कोई नहीं देखता ना।
तो जो खर्च हमको दिखता नहीं है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। जो खर्च हमको नहीं दिखता वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इसमें हमारा ओवरहेड एक्सपेंसेस आता है, ठीक है। जैसे कि हमको कोई भी सामान लाना है, ले जाना, वो आपका आ गया। या फिर कोई सामान हम लाए, ऐसा थोड़ी तुम सामान लगाओगे तो एक बार में सही से लग जाएगा। मे भी मान के चलो उसमें कुछ टूट गया, जैसे मान के चलो तुम टाइल्स लगा रहे हो, टाइल्स लगाने के दौरान जो है कुछ टाइल्स टूट गया, ठीक है, तो वो भी तो तुम्हारा खर्चा ही हुआ ना। तुम ऐसा थोड़ी जोड़ोगे कि हम एक घर में अगर 10 गो टाइल्स लगाए तो सब 10 का 10 एक बार में परफेक्ट लग गया होगा, एक आओ गलती से टूट गया तब। तो वो सब का जो खर्चा मतलब जो हमको डायरेक्टली नहीं दिखता वो क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मतलब जैसे मान के चलो 15 अगस्त का दिन था, मजदूर बोला कि भाई जब तक जलेबी नहीं खिलाओगे हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो मजदूर को जलेबी खिलाने में जो पैसा खर्चा हुआ वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक ना। अगर मजदूर को तुम जलेबी नहीं खिलाओगे तो उस दिन वो काम सही से नहीं करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग को इसमें देखना पड़ता है। बात समझ गए? चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप जो है हमारा 2023 का जो है पीवाईक्यू का सॉल्यूशन का पेपर है वो भी जरूर देखिएगा, ठीक ना। या फिर और भी जो भी हमारा पीवाईक्यू सॉल्यूशन पेपर है जरूर देखिएगा। आपको जो है इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस नहीं किया गया क्योंकि हमको उसका लैंग्वेज क्लियर नहीं था, तो उसका हम अलग से पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि वहां पे आपके काम का बहुत सारा लिंक वगैरह रहता है, ठीक है। जैसे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए जहां आप डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सब कुछ आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आपको सब कुछ 100% हम लोग फ्री में मदद कर सके, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए इसके लिए आपको जो है थैंक यू, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।